कौन कहता है कि टॉक शोज बदनाम है? उसमें तो कोई गालम गलोच नहीं होती। अभी जो कौमी असम्बली में आप गालम गलोच और तेरी वो आप सुन रहे थे, मैं मजीद डिटेल क्या बताऊं। यही वो कल्चर है जो वही लोग हैं जो टॉक शो में आते हैं। तो मेरे भाई, आज कौमी असम्बली के अंदर पहले तो अपोजिशन लीडर जो थे उमर अयूब साहब, उन्होंने बड़ा भरपूर खिताब किया। उन्होंने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया कि जिनको करनी ही नहीं चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज का पॉलिटिकल मामला से क्या ताल्लुक। तो उस वक्त ज़िम्नन मेरे ज़हन में सवाल आया कि DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी और बकौल उमर अयूब साहब के कि सियासत में कोई रोल नहीं है फ़ौज का। तो मेरे भाई, आपके तो जो लीडर हैं, कायद हैं, वो तो बात ही कहते हैं हमने फ़ौज से करनी है। तो इतना कॉल फेल का मतलब कुछ तो यार, कुछ बंदा थोड़ा सा लिहाज कर लेता है कि अवाम को बेवकूफ़ तो नहीं, जिनको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर अवाम आपके हाथों बेवकूफ़ बन रहे, तो मैं आज बता रहा हूँ कि आप कौमी असम्बली में खड़े होकर ये बयान दे रहे हैं कि फ़ौज का सियासत में कोई रोल नहीं, DGISPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए, और आप पहले दिन से तरले मिनते या जिस ख्वाहिश जिन मुज़ाकरात की कर रहे हैं वो फ़ौज के साथ है। तो ये समझ नहीं आई बात कि उसमें फ़ौज इन्वॉल्व फिर सियासी तौर पे नहीं होगी। चले भूल जाते हैं 2018 में आप फ़ौज के कदमों में बैठ के पावर में आए, भूल जाते हैं फ़ौज के जरिए आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया करते थे, भूल जाते हैं फ़ौज आपके बंदे इकट्ठे किया करती थी, भूल जाते हैं फ़ौज को आपने हर तरीके से यूज़ किया इकॉनमी के मामला में, IT के मामला में, ज़राअत के मामला में इमरान खान साहब ने। लेकिन कुछ तो लिहाज करेंगे यार। आज भी आप फ़ौज से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी फ़ौज क्यों। फिर उमर अयूब साहब ने कहा कि जी ओथ की जो खिलाफ वर्जी करते हैं लोग, जो फ़ौज के लोग हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उसके बाद जब ख्वाजा आसिफ खड़े हुए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ओथ की जो खिलाफ वर्जी करते हैं उनका एहतसाब होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जाली फील्ड मार्शल अयूब खान साहब का नाम लिया। मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि इनको कब्र से निकाल के इनके मुर्दे को जो है वो फांसी पर लटकाना चाहिए आर्टिकल 6 के तहत। उसके बाद जब ये बात शुरू हुई तो ऑब्वियसली होता ये कि अगर मैं कोई पोजीशन ले रहा हूं और मेरे अगर किसी पुरखों ने उस पोजीशन के खिलाफ गए में, तो मुझे पहले तो अपने पुरखों को कंडेम करना पड़ेगा अगर मैं वो पोजीशन ले रहा हूं। जैसे उमर अयूब साहब ने एक पोजीशन ली आर्टिकल 6 के ऊपर, फौज की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, लेकिन अगर आपके पीछे जो है वो यही उसी पोजीशन के खिलाफ पोजीशन है, मार्शल पहला जो लगाया अयूब खान साहब ने, तो फिर ऑब्वियसली आपको फिर ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू सुननी पड़ेगी, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि इस मुल्क में जो बिगाड़ पैदा हुआ वो पहला मार्शल 1958 का, और वहाँ पे सबसे पहले ओथ की वायलेशन हुई, वहाँ सबसे पहले जमहूरियत जो है वो बैसाखियों पे गई, वहाँ सबसे पहले दस्तूर और आइन और अदालतों की धज्जियाँ उड़ाई गई। वो फिर बर्दाश्त नहीं होता उमर अयूब साहब और उनकी पार्टी से, और उसके बाद बात नहीं कोई हो सकी। तो ख्वाजा आसिफ साहब तंबीह भी करते फिर रहे थे इन सारे मामलों में। आज 9 मई की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है, जिसमें निगरान दौर के अंदर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की गई हैं, उसमें मैं ज़रूर बात करूँगा। लेकिन अब ये जो मछली बाज़ार चल रहा है, जिसके अंदर सारा कौम जो है वो 9 मई के इर्द घूम रही है कि इमरान खान इन और इमरान खान आउट, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये तमाम मामला, इनसे बाहर निकल नहीं पा रहा कोई भी। तो मेरे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, इरशाद भट्टी साहब हैं। भट्टी साहब, ये आज का मंजरनामा अगर आपसे स्टार्ट कर लें, ये क्या हमें बता रहा है? ये हल निकालने चले थे, उमर अयूब साहब हल दे रहे थे कि यार ये कर लें, ये कर लें, तो पहला आर्टिकल 6 तो फिर उनके अयूब खान साहब पे लग गया, वो उनके दादा हैं आई थिंक। ख्वाजा आसिफ साहब ठीक कह रहे हैं, कर लें पहला आर्टिकल 6। एक तो आर्टिकल 6 भी रोज़ हंसता है कि कोई ऐसा सियासतदान नहीं बचा, ना मुस्लिम लीग नून का, ना पीपल्स पार्टी का। मैं जनाब ख्वाजा साहब का शॉर्ट सुना दूँ, हाँ, उसके बाद जी सुनवा दी क्या कहा उन्होंने, उसके बाद भट्टी साहब तजिया करेंगे। जी ख्वाजा साहब फरमा रहे थे कि अयूब खान की मैयत को कब्र से निकाल कर लटकाना चाहिए, और वल्दियत का खाना तहरीक इंसाफ ख़त्म नहीं हो रहा। इतने मिलिट्री डिक्टेटर्स या मिलिट्री पीपल जो है वो आए हैं कि वल्दियत में। एक तो पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को इस पर एहतजाज करना चाहिए था अयूब खान वाली बात पे। क्योंकि ज़ाहिर है भुट्टो साहब को लॉन्च किया था सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने, और उन्होंने कायदे-ए-आज़म से बड़ा सियासतदान कहा था, लीडर कहा था। और दूसरा अयूब खान को लॉन्च किया, यानी डैडी कहा करते थे भुट्टो साहब। लेकिन बहरहाल अयूब खान की लाश को भी निकालें एक मरतबा, और परवेज़ मुशर्रफ को भी कहते हैं घसीट कर निकालें, उनको भी निकाल लें, ज़िया खान को भी, ज़ियाउल हक को भी आर्टिकल 6 लगाएं। एक दूसरी बात है कि आज ये उनके साथ तो बैठ जाते हैं जो पीपल्स पार्टी इनको कहती थी अब मुजीबुर रहमान है ग्रेटर पंजाब बनाने वाले। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, जरदारी साहब ने कहा कि ये ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबुर रहमान है, और इन्होंने भी कहा कि वो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत हैं, बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क, और बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है, और अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत हैं। एक दूसरा, अगर जिस दिन अयूब खान को निकाला लटकाया, तो ज़ियाउल हक के बारे में क्या ख्याल है, जिनकी मजलिस शूरा में इनके वालिद साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब, उनको भी निकालेंगे, उनको भी लगाएंगे, लटकाएंगे फांसी पर। और फिर जिनकी पैदावार है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ज़ियाउल हक साहब की, उनको भी लगाएंगे फांसी पर।
और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी घसीट कर लगाएं, जिनके साथ डील की, ढीलें की, जिनसे हलफ लिए, जिन्होंने आइन तोड़ा था उनसे हलफ लिए। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की ये खूबसूरत बात थी कि जन बाजवा को, जन फैज़ हमीद को मैं असम्बली में बुलवाऊंगा। क्यों नहीं बुलवाया अभी तक? जन बाजवा को टेलीफोन इलेक्शन की रात क्यों किया था ख्वाजा आसिफ साहब ने? क्यों रातों के रात जगह में जाके मिला करते थे? क्यों एक्सटेंशन देने के लिए 8 लोग ले और कुरान पर हलफ रखा? तो आप कह रहे हैं ये लायानी बहस है? नहीं, लायानी नहीं है, बहुत अच्छी बहस है। इन चारों को भी, जिन्होंने मार्शल लगाया उनको भी लगाएं, और जो उनसे फ़ायदे लेने वाले उन पर भी आर्टिकल 6 लगाएं, और जो एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे और आज इख्तियार कर रहे हैं उनको भी लगाएं। और दूसरी बात यह है कि ये सिलसिला रोकें, कहीं एक जगह सारों की लिस्ट बनाएं। पॉइंट आ गया सर, उनको भी असल मौजू पे भी आना भी सारों को आर्टिकल मुसद्दिक मलिक साहब, ये वैसे लायानी किस्म की बहस है कि ना आर्टिकल 6 किसी पे लगना है ना होना है। मेरा तो ख्याल है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन नाम पे जो ना एक फोरम बना लिया जाए, जिसमें सब लोग अपने गुनाहों का एतराफ़ करें और माफिया मांग के अवाम के सामने इकरार करेंगे, आइंदा नहीं गलती करेंगे, आगे चलें। क्या ख्याल है, ये आपको लगता है कि नहीं यही सब कुछ टाइम वेस्ट होता रहेगा? कौमी असेंबली हमारे पैसों से चलती है, टाइम वेस्ट हुआ है आज भी। जी, मैं तो 100% आपसे, आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ। मेरे ख्याल में जितने भी लोग हैं, एक रिकग्निशन होनी चाहिए कि इस मुल्क के अंदर बिगाड़ किधर से पैदा हुआ है और क्यों चल रहा है, और उसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट किए हैं, जिन लोगों का भी नाम आता है, एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, आपने खुद ही बड़ा शानदार उसका तरीक़ाकार जो है वज़ा कर दिया। ये नवाज़ शरीफ साहब भी बहुत देर से कह रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि क्या हर्ज है, बजाय इसके कि हम एक अजीबोगरीब ज़बान इस्तेमाल करें, उसमें गुफ्तगू करें। बेहतर ये है कि जो हमें करने का काम है वो यही है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को सामने रखें, और उसमें जिस जिस जगह के ऊपर झोल है, जिस जिस जगह पे कोताहियाँ हुई हैं, उन सब कोताहियों को सामने लाया जाए, माफिया मांगते जाए, आगे निकलते करवाई जाए। मेरे ख्याल से मुल्क कैसे आगे चल सकता है? जी, माफियों के अलावा एक डिस्कशन भी हो ना जी, एक डिस्कशन हो, और उसके नतीजे में जब ये डिस्कशन हो जाए तो एक नया तरीक़ाकार सामने आ जाए, जिसके बाद उम्मीद ये हो कि अब दोबारा ये डिस्कशन नहीं होगी, क्योंकि हमने उससे जो भी चीज़ें कंपाइल की हैं, जो भी चीज़ें सीखी हैं, अब आने वाले वक्त में हम वही वाली कोताहियाँ दोबारा नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका। बिल्कुल सही, बिल्कुल सर। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप इस पर भी ज़रा कमेंट कर दीजिएगा कि आज जब ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे थे अयूब खान साहब को मैयत को कब्र से निकाल के लटकाने वाली, तो जिस तरह भट्टी साहब इंडिकेट कर रहे हैं, वो भुट्टो साहब को भी बात लगा रहे थे, नंबर 1। और नंबर 2 सर, ये जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन है, ये सबके लिए तो हो सकता है, लेकिन इस वक्त के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, वो इमरान खान के लिए तो नहीं हो सकेगा, या हो सकेगा? 2 सवाल है मेरे आपसे भी। देखें, जो पहली बात है वो ये है कि ये अभी जो आपने ख्वाजा साहब की जो तकरीर चलाई और उस पर ये जो सारे तबसरे हो रहे हैं, उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, उसका एक तनाज़ुर है, और वो तनाज़ुर जो है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। वो ये है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ उमर अयूब साहब ने जब तकरीर दिलपज़ीर फरमाई घंटे 1.5 की, जी जी, तो उस पर जो हिज़्ब इक़्तिदार की जो साइड थी, वहाँ से कोई शोर शराबा नहीं हुआ, उनकी तकरीर में कोई रखना नहीं हुआ, उनकी तकरीर चलती रही। और जब इन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया, तो ख्वाजा साहब जो है वो उनकी जो सलाहियत है जवाब देने की, फिर आज साबित हो गया कि ख्वाजा नाल पंगा नहीं है चंगा, वो उन्होंने फिर खरी खरी सुना दी। बाकी जो तारीख़ की जो बात है वो ये है कि जब मुल्क में मार्शल लॉ लगा हो, तो उस वक्त अगर आप 30 साल के नौजवान हैं तो क्या करेंगे? आप उसी को ज्वाइन करेंगे? या तो आप चे गवेरा बन जाएं, इनकलाब करेंगे, क्या करेंगे? तो भुट्टो साहब के हवाले से जो बात है वो मुनासिब नहीं है। वो उस वक्त सियासतदान नहीं थे, एक नौजवान जो बाहर से पढ़ के आया, वो वकालत कर रहा था, माहौल माशाल्लाह का था, आप ये कह रहे हैं? कराची के अंदर जी कैपिटल जो है वो कराची में था। उनकी बीवी और इस्कंदर मिर्ज़ा की बीवी जो है दोनों इस्फहानी थी, दोस्त थी। ये एक कॉन्टेक्स्ट है। भुट्टो की सियासत शुरू होती है जब वो इस्तीफ़ा देते हैं वज़ीर की हैसियत से और अपनी जमात शुरू करते हैं, बिल्कुल ठीक, 66 में। तो उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। तो उसके बाद आप उनकी सियासत पे तबसरा करें, और उस आदमी ने उसकी कीमत अपने खून से अदा की है। तो
ये जो इस तरह के जो तबसरेबाजी है वो तारीख का जो तनाजुर है उसको ना भूलें। ख्वाजा आसिफ पे ज़रूर तनकीद करें, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने आज ही इस फ्लोर पे इससे पहले भी माफ़ी मांग चुके हैं कि जो मेरे अब्बा ने किया वो गलत किया। तो ये भी हिम्मत दिखाएं। तो आप कह रहे हैं उमर यूब भी माफी मांगे अयूब खान साहब के रोल पे, आप ये कह रहे हैं? दादा ने भी गलत किया, हिम्मत दिखाएं। फिर हिम्मत दिखानी चाहिए थी। ये ना करें कि जी वो आप पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। नहीं, मैं अपने मोहतरम सोलंकी साहब के साथ हूँ। सारों को हिम्मत दिखानी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और इसी में ही है कि आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन मैं ये इस बात को मैं नहीं मानता कि उनकी सियासत उस वक्त शुरू, जब हमें सूट करता है उनको, उस वक्त हमारे चीज़ों को सूट करता है, उस वक्त सियासत शुरू हुई थी। सियासत उस वक्त शुरू हुई थी जब वो भुट्टो साहब को माफ कर दूसरी बात यह कि जब जिस वक्त जुनेजो साहब की हुकूमत तोड़ी थी उस वक्त नवाज शरीफ साहब को ज़िया-उल हक के साथ नहीं खड़े होने चाहिए था, जुनेजो साहब के साथ खड़ा होना चाहिए। तीसरी बात, जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो बेनज़ीर भुट्टो ने वेलकम किया, ठीक है। चौथी बात, आखिरी, जब एक मार्शल लॉ जब लगता है तो होता क्या है, क्या आइन तोड़ता है, इलेक्शन से भागता है, अदलिया पर चढ़ाइयाँ करता है, मैंडेट चोरी करता है या मैंडेट की बर्बादी करता है। सुन, पॉइंट नहीं आया, ये आखिरी पॉइंट। 4 काम करता है ना मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, तो चारों काम तो ये हमारे सिविलियन कर चुके हैं, ये इन हुकूमतों में हो चुका है। तो फिर लगेगा ना, इन पर भी लगाएं आर्टिकल 6, जिन्होंने कहा इमरान खान दौर में आइन टूटा, आइन टूटा, सारों पे लगाएं। टॉपिक पे आना, लेकिन जी मुसद्दिक साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज? जी कामरान साहब, सर कामरान साहब, अगर आप इसमें से ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर इस गुफ्तगू का मतन तो वही है, हम एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए इधर उधर से चीज़ें लेकर आ रहे हैं, लेकिन बात तो वही कर रहे हैं कि जिसने मार्शल लॉ लगाया उसका कितना उसके नतीजे में जमहूरियत कैसे पामाल हुई, जो उसके साथ खड़ा था उसके नतीजे में जमहूरियत कैसे पामाल हुई। जिस चीज़ को आपने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कहा है उसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए ना। तो ये हम एक दूसरे से किस बात पे एग्रीमेंट के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं उसका जिक्र नहीं होना चाहिए, नहीं उसका पहले जिक्र कर लें, सबका जिक्र कर लें, बिल्कुल ठीक। लेकिन को बात तो करें ना, बात को आगे बढ़ाएं। आप कहें कि तारीख में ये सब कुछ हुआ है, उसमें मेजर जिम्मेदारी ये थी और माइनर जिम्मेदारियां ये, मेरा ख्याल है सब माफी मांग लेंगे, इमरान खान नहीं मांगेंगे। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सब मांग सकते हैं माफी, इमरान खान नहीं मांगेंगे। तो आपका हिसाब शायद, हाँ, मगर ये फिर ये जो बार बार बयानात आ रहे हैं, डट के खड़ा है खान, चाहते हैं सिर्फ उन्हीं से जिनके पास, चाहे सही जगह पे खड़ा है गलत जगह पे खड़ा है, लेकिन डट के खड़ा है खान। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया एक। जी वो तो मैं ये भी आपकी बात जी मैं ये भी आपकी बात मान लेता हूँ, मगर फिर ये जो बार बार फरमाइश आ रही है गुफ्तगू करने की कि सियासी लोगों से बात नहीं करूँगा, किसी और से बात करूँगा, यार ये आपको इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं समझते इमरान खान साहब? मुसद्दिक साहब कभी सोचा आपने अलहदगी में? मैं तो उनको बड़ा अहम समझता हूँ। नहीं, आप अहम, वो आपको नहीं समझते हैं। मालिक साहब तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप हमें वो नहीं समझते, कोई हर्ज नहीं। हमने कब कहा है कि हम बड़े, मैंने तो कभी भी ये दावा नहीं किया कि मेरी अहमियत तो उसी वक्त होती जब आप मुझे प्रोग्राम में बुला लेते हैं। नहीं मुसद्दिक साहब, आपने अपनी अहमियत खूब जिताई, लास्ट 2 दफा आप नहीं आए। आपका प्रोग्राम लास्ट 2 दफा आप नहीं आए, जब आपका और अगर आप आज भी ना आते तो मैंने दुआएं मांगनी शुरू कर दी थी, या अल्लाह मुसद्दिक मलिक साहब से मिनिस्ट्री वापस ले ले, वो हमारे प्रोग्राम जोगे तो रह जाए। बहरहाल मैं सर अगले मुद्दे पे जा रहा हूँ। भट्टी साहब मुझे बताया 9 मई के हवाले से निगरान हुकूमत की रिपोर्ट आई कैबिनेट के सामने। कैबिनेट ने कुछ ज़्यादा उछाला नहीं है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि फौजी तनसीबात पुरतशद्दुद हमलों की मनसूबाबंदी में बानी पीटीआई ने भरपूर किरदार अदा किया और तहकीकात के मुताबिक 34 ऐसे अफराद सड़कों पर तशद्दुद कार्रवाई के मास्टरमाइंड थे। तो ये तो रिपोर्ट तकवीयत देती है जो बयानिया दूसरा है, या तहरीक इंसाफ को तकवीयत तो नहीं दे रही? अच्छा, आपका क्या बयान है इस पे? आज हमारी खुशनसीबी है कि इस बहस में असर हाज़र के बाबा जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद हैं, जो इसकी रिपोर्ट में तैयारी में भी थे। यानी रिपोर्ट किसने तैयार की थी? जो हमें पता चला कि लॉ मिनिस्ट्री ने, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने, वजारत दाखिला ने और इतलात व नशियात की वजारत ने, क्या समझ आया और मैं और उसमें बाकी अफसरान भी शामिल थे इदारों के।
और लेकिन जब मुझे ये लगा कि ये रिपोर्ट डाउन प्ले क्यों हुई है, इस रिपोर्ट पर रोला क्यों नहीं पड़ा, मरकजी हुकूमत पंजाब हुकूमतों के तर्जमानों ने खुलकर क्यों नहीं बात की, ये धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें क्यों नहीं हुई, तो ये सोलंकी साहब का कसूर है। इसमें अधूरी, आप मुझे क्यों लड़ाना चाहते हैं, इसमें अधूरी और इस रिपोर्ट को अधूरी रिपोर्ट या अधूरी चार्जशीट क्यों कहा गया है। तो मुझे पता चला अब इसमें ये तो है कि इमरान खान का भरपूर किरदार है, वो साजिश थी, इमरान खान का भरपूर किरदार है, 34 मास्टरमाइंड थे, 52 मनसूबा साज थे, 185 अमल कराने वाले थे, और 9 मई के जिम्मेदार एक पीटीआई की आदत थी, और बाकायदा मनसूबा बंदी से हुआ, 14 लोग मारे गए, 423 जख्मी हुए, 40 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा, 15 प्राइवेट इमारतों को, 160 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और 17 अरब का नुकसान हुआ। लेकिन इस रिपोर्ट में मैंने कोशिश की, ये 26 सफाती रिपोर्ट मुझे ना मिली, फिर नजम सेठी साहब ने इस पे बड़ी तफसील है, प्रोग्राम देखा, उनका देखा, और उसके अलावा भी यानी जितने में लिए, तो इसमें 3 जो रिकमेंडेशन थी वो बड़ी, एक तो ये था कि ये फौज के अंदर बगावत नहीं है। अच्छा, ये मैं रिपोर्ट अभी देखी नहीं, मैंने भी नहीं देखी, लेकिन उसमें जो मैंने सुना और जो नजम सेठी साहब ने फौज के अंदर बगावत नहीं है इस रिपोर्ट के तहत। हाँ, ये था कि इंतशार फैलाया जाए, फौज पर प्रेशर पड़ेगा, फौज की मौजूदा क़यादत हमसे मफाहमत पर एग्री होगी या बातचीत। अब आप इधर रुक जाइए। अच्छा, दूसरा ले जाए। और दूसरा ये था कि इस रिपोर्ट में है कि इकनॉमिक रिवाइवल की तरफ जाया जाए और अर्जेंट बुनियादों पर कौमी मफाहमत की जाए। पॉइंट आ गया साहब, मैं आपके आर्टिकल्स पढ़ रहा था, आज भी आपने बड़ा गजब का आर्टिकल लिखा हुआ था। आपका ये मानना है कि इमरान खान साहब का जो 9 मई का जो ब्लंडर था, ये फौज में बगावत की एक साजिश थी। अभी भट्टी साहब बता रहे, मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ सका, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपके दौर में जो रिपोर्ट तरतीब दी गई, जब आप निगरान वजीर इत्तलात और नशरियात थे आपकी लॉ मिनिस्ट्री ने, उसमें वो कह रहे हैं कि फौज और के खिलाफ बगावत का कोई इसके अंदर सबूत उन्होंने नहीं रिकमेंड किया हुआ या सजेस्ट किया हुआ। व्हाट्स योर टेक सोलंकी साहब? देखें, मेरी जो मजबूरी है वो ये है कि जब तक ये रिपोर्ट सरकारी तौर पर जारी नहीं होती तो मैं इसके जो मंदरजात हैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ पब्लिक डोमेन में पहले से मौजूद है, जो कि एक सहाफ़ी के तौर पर मैंने देखा जब ये सारा अमल हुआ, क्योंकि 9 मई कोई बहुत पुरानी बात नहीं है और बहुत कुछ पब्लिक डोमेन के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। और अब ये जो अंसार अब्बासी साहब ने जो एक किस्तों में एक रिपोर्ट छापी है और सेठी साहब ने और बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं, तो जो कुछ मुझे मालूम है मैं उस पर बात कर सकता हूँ। मैं ये नहीं बात कर सकता कि जी इसके अंदर फ़लाँ चीज़ जो है वो लाजमी तौर पर है। मिसाल के तौर पर शायद इरशाद भट्टी ने पूरी तरह से अंसार अब्बासी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, जिसमें वो नेशनल रिकन्सिलिएशन या कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिशों का जहाँ जिक्र अब्बासी साहब ने किया है, उसमें लिखा है कि ये क्योंकि अब पार्लिमान वजूद में आ गई है, अच्छा, एक मुंतखब हुकूमत, लेकिन सोलंकी साहब क्विकली आपका जो आर्टिकल है जिसमें आप कह रहे हैं कि 9 मई में आप समझते हैं कि इमरान खान फौज के खिलाफ बगावत करने के दर पे थे, इस पे आप कायम है? फॉरगेट अबाउट द रिपोर्ट, वो नहीं पढ़ी अगर किसी जी बिल्कुल मैं समझता हूँ, बिल्कुल मैं समझता हूँ। सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि उनके जो कलीदी जो लोग थे उन्होंने संजीदा कोशिश की पहले, और इसका पूरा जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि पहले उन्होंने कोशिश की कि उनकी हुकूमत रहे, फिर उसको बचाने के लिए उन्होंने जो पेशकशें की, और उसके बाद आखिरी जो इनका पूरा जो जोर था वो ये था कि कुछ भी हो जाए, किसी तरह से आसिम मुनीर साहब जो है वो फ़ौज के आर्मी चीफ ना बने। और जब वो बन गए तो फिर जो 9 मई है वो एक तरह से उनके ऊपर दबाव डालकर और एक तरह से बगावत पैदा करने की कोशिश करना था। आप शहबाज गिल की जो उन्होंने एक चैनल पर बैठकर जो कुछ कहा था, जो वीडियोस हैं मुख्तलिफ व्लॉगर्स की ख़ुद मुल्क से बाहर जो बैठ के, तो पूरा फोकस ये था। ये 8 मई को भी इन्होंने किया, इससे पहले भी आपको याद होगा पॉइंट आ गया कि किस तरीके से मार्च के महीने। बिल्कुल सर, आपको ये पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि ब्रेक के बाद मुसद्दिक मलिक साहब पहले तो रिस्पॉन्ड करें। कोई कैबिनेट के सामने ये 9 मई की रिपोर्ट पेश की गई है, क्या इसमें जिस तरह भट्टी साहब या फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान पे इस तरह कोई इल्ज़ाम ही नहीं है कि बगावत पैदा की, और लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी साहब कह रहे हैं कि वो इस पर एडमेंट है कि आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ ना बनने की पूरी साजिश थी, तो रिपोर्ट में मुसद्दिक मलिक साहब ने बीइंग अ कैबिनेट मेंबर क्या देखा,
और क्या ये बात सही है जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि डाउन प्ले किया जा रहा है क्योंकि उसमें एविडेंस कम है, जो निगरान हुकूमत के दौर की रिपोर्ट है? सदीक मलिक साहब, आपकी कैबिनेट के सामने 9 मई के हवाले से ये मास्टरमाइंड इमरान खान साहब जिसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब कह रहे हैं कि उसके अंदर वो ये नजर नहीं आ रहा कि फौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट आई थी, उसके कंटेंट्स आप वेरीफाई कर सकते हैं, और आपने क्या डाउन प्ले किए क्योंकि आपको मजे का उसमें मार्जिन नहीं मिला पीटीआई के खिलाफ आपकी गवर्नमेंट को? ये बड़ी अजीब सी बात है जी, बगावत की है, बगावत नहीं की है। आप ये बताइए कि क्या शहीदों के मुजस्मों को ठुड्डे मारे हैं या नहीं मारे हैं, उनकी गर्दनें काटी हैं या नहीं काटी हैं, किले के ऊपर हमला किया है जहाँ पे असला फ़ौज का पड़ा हुआ था या नहीं पड़ा हुआ था, रास्ते में जो अस्करी टावर या कोई भी सरकारी तनसीबात आई हैं उनको आग लगाई है या नहीं लगाई है। आपके अपने प्रोग्राम में मेरे ख्याल में चीफ साहब की अपॉइंटमेंट से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट से 2 दिन पहले आपके प्रोग्राम में इस्लामाबाद में बैठ के इन्होंने क्या कहा था चीफ के मुतल्लिक, आप ज़रा वो क्लिप निकालें और चला दें तो 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कैंपेन क्या चली थी। और उस जी आपको याद होगा, बड़ी इस पे हमारी लेदे हुई थी आपस में जी। तो ये क्या था, वो तो आपके प्रोग्राम में हुआ है, हमें कहीं बाहर जाने की तो जरूरत नहीं। लेकिन वो सही साहब वो कह रहे हैं कि अदालत में साबित करना पड़ेगा ना, वो ये कह रहे हैं अदालत में एविडेंस आप कम है इस रिपोर्ट में। आपने रिपोर्ट देखी, व्हाट्स योर टेक? जी जी, मैं तो मानता हूं जो आप कह रहे हैं, मैं तो इस चीज को कहता आ रहा हूं कि ये फौज के ऊपर हमले की तैयारी बहुत पहले से थी, लेकिन अदालत में साबित करना पड़ेगा। मेरा आपका एनालिसिस तो कहीं स्टैंड नहीं करता ना। जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप अभी ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब जिन क्लिप्स का जिक्र कर रहे थे जिसमें कह रहे थे कि चलो चलो जाके आग लगा दो, या हम किधर जा रहे हैं, GHQ की दीवारें हिला देंगे या पता नहीं क्या कर देंगे, और हम कोर कमांडर के घर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, या वो लोग जो वीडियोस बना रहे थे या लाइव टाइम स्टैम्प के साथ लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे फेसबुक के ऊपर, उन सब की वो तस्वीरें आपकी कैबिनेट ने इसको क्यों नहीं शाया किया इस रिपोर्ट को? वो डंडों पे तो बड़ी डैमेजिंग हो सकती है पीटीआई के लिए अगर जी मेरे ख्याल में जी मेरा हो सकता है जी, मेरे ख्याल में फॉर्मली तो मुझे नहीं पता शाया हुई है या नहीं हुई है, लेकिन असल बात जो है उसके अंदर वही चीज़ें जो आपके सामने मंजर आम पे आ चुकी हैं, वो तहकीक के बाद भी सामने आई हैं। उसमें ये साबित हुआ है कि इसकी मास्टर प्लानिंग की गई थी। और आप बाकी मास्टर प्लानर्स को छोड़ दें, आप इमरान खान साहब जब निकल रहे, जब उन्होंने कहा कि अगर मुझे अरेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गाड़ी में बैठ के उन्होंने एक बड़ी लंबा सा बयान दिया था, तो वही हो गया। एक शख्स कह रहा है कि मैं अगर मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो फिर वही जब ये और वो हो गया और उसके बाद भी वो कह रहा है कि ये तो नेचुरल रिएक्शन था लोगों का, तो फिर आप मुझे बताइए आपको क्या क्या सबूत चाहिए? आपको ना आपके लिए काबिल कबूल हैं वीडियोज़, ना आपके लिए काबिल कबूल हैं बयानात, ना आपके लिए काबिल कबूल हैं वो रिकॉर्डिंग्स, ना आपके लिए काबिल कबूल हैं उनके अपने बयान के अगर मुझे पकड़ा तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो आप मुझे बताइए वो क्या चीज़ है जिसे आप सबूत गर्दानते हैं, जिसके बाद आप कहेंगे बट्टी साहब क्या चाहिए आपको? गलत हुआ है। सदीक साहब कह रहे हैं कि बड़ा कुछ है। नहीं देखिए, इस वक्त बात मुसद्दक साहब या मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो बात कर रहे हैं ना, वो ओवरऑल 9 मई की बात कर रहे हैं। 9 मई हुआ एक शर्मनाक दिन है, स्याह दिन है, हम ठीक है। आर्मी चीफ तकर्री रोकने के लिए लॉन्ग मार्च हुआ या बाकी जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। फ़ौजी तनसीबात पर हमला हुआ, शोदा मुजस्मे या नेचुरल रिएक्शन वाली बात या बयानात या वीडियोज़, ये सारा है वो जो हुआ जो हमारे सामने था। और 1 साल मुसद्दक मलिक साहब और उनके सारे इत्यादियों ने कि ये फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की गई। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कर रहा कि ये बरियो जमा हो जाते हैं या ये नहीं हुआ या ये खत्म। मैं डिस्कस कर रहा हूँ 26 सफ़ाती रिपोर्ट जो इमरान खान हुकूमत ने नहीं तैयार की, जो निगरान हुकूमत ने तैयार की और जो आई, और उस पर मुझे कम से कम ये तो नहीं लगता ना कि नजम सेठी साहब इमरान खान से उनको कोई मोहब्बत होगी। और सबसे पहले रिपोर्ट जो बाकायदा रिपोर्ट वो उन्होंने वहाँ क्लेम किया कि ये मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी हुई है, और उसमें ये इसमें ये सारे भी है, ट्वीट्स करने वाले कौन है, वीलॉगर्स कौन है, लाहौर में कौन कौन है, GHQ में कौन है, गुजरावाले में कौन है, मियांवाली में कौन है, इस्लामाबाद में कौन है, मुल्तान में कौन है। उसमें जो मुझे जो लगता है, मैं उस पर अपना तजिया दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उनको, मैं कह रहा हूँ कि क्यों नहीं इन्होंने, जब मैंने सोचा कि ये क्यों डाउन प्ले किए, तो उसकी 2 वजह कि एक तो जो माहौल है, आर्मी चीफ का बयान आया कि इनके ये स्याह बाब रकम करने वालों के साथ नो बातचीत, नो डील, और उस पर DGSP आर्च साहब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने बड़ा क्लियर करके बताया, फिर PTI का रद्द अमल।
तो इस रिपोर्ट में था कि एक कौमी अर्जेंट बुनियादों पर कौमी मफामत की तरफ जाया जाए और इकोनॉमिक रिवाइवल, लेकिन वो सोलंकी साहब ने क्लियर कर दिया कि मौजूदा असेंबली के हवाले से बात हो रही है। सर पहली बात तो ये सर, दूसरी बात है सदिक साहब जी, सुनिए एक सेकंड। पहली बात तो ये है कि किसी ने डाउन प्ले नहीं की, यानी डायरेक्ट टेलीकास्ट किया गया। जब वो रिपोर्ट पेश की गई, वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे उनकी तकरीरें डायरेक्ट टेलीकास्ट की गई। कोई अभी आज के प्रोग्राम में डिस्कस, कौन डाउन प्ले कर रहा है? आपको क्या लग रहा है कि हमें क्या करना चाहिए था? हेरोइन रख के अरेस्ट कर लेना चाहिए था लोगों को, तो फिर डाउन प्ले ना होता। ये क्या बात हुई? हम यानी उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं, बाकायदा काबीना के अंदर से डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रही है, आप कहीं जा रहे हैं कि डाउन प्ले कर रहे हैं? किस चीज़ का डाउन प्ले? हम तो प्ले कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें हुई हैं। आप सुन लीजिए, मुझे भी तो, मुझे एक सेकंड तो दे दीजिए, अगर आप देखिए, कोई बंदा डाउन प्ले नहीं कर रहा। मे बी इरशाद भट्टी साहब को दुख ज़्यादा है और वो चाहते हैं कि हम चाकों में लोगों को फांसियाँ लगा दें और फिर लगेगा कि डाउन प्ले नहीं हो रहा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे और हम इसको बिल्कुल डाउन प्ले नहीं कर रहे। और मुझे यकीन है, मुझे इरशाद भट्टी साहब के दुख का आज अंदाज़ा हुआ है कि वो चाहते थे कि बड़ा शदीद रद्द अमल आए, लेकिन एक हुकूमत जो रद्द अमल देती है वो रद्द अमल हमने दे दिया है। रिपोर्ट भी कुछ देर में आपके सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। भट्टी साहब उस रिपोर्ट पे तबसरा फरमा रहे हैं जो उन्होंने पढ़ी नहीं है, तो मेरे ख्याल में तो चंद दिन में जब सामने आ जाएगी तो पढ़ लें। आप क्या फांसी लगवाना चाह रहे हैं तरीके साहब वालों को? सर हम ये चाहते हैं मुसद्दक मलिक साहब ने आज पहले तो इनको मुबारक देना कि इन्होंने मेरे दुख तक पहुंच गए, वरना तो कोई दुख तक पहुंचते ही नहीं है। दूसरी बात ठीक है, दूसरी बात कामरान जरा मेरी बात सुन ले। दूसरी बात जी सोलंकी साहब की बात, अच्छा पहले जी सोलंकी साहब जी फरमाएं। जी सोलंकी साहब जी, मैं एक तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जब ये कमेटी बनी थी काबीना की, उसके जो TORs थे उसके अंदर बहुत वजाहत से लिखा था कि इसमें क्या करना है। और एक बात जो बहुत क्लियर थी हमारे पास कैबिनेट डिवीज़न की तरफ से, वो ये थी कि ये कोई इंक्वायरी, कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। अच्छा। हम किसी को बुला नहीं सकते, हम किसी के बयानात नहीं ले सकते। जो अवेलेबल हमारे पास जो एविडेंस था उसके बुनियाद पे हमने मशवरा देना था आने वाली हुकूमत को, और उसका जो बुनियादी जो TORs थे वो ये था कि हमने एग्जामिन करना था जो इवेंट्स हुए, एनालाइज करना था कि उसके असबाब क्या थे। आपका मैंडेट ये था। और जो तो हमारा मैंडेट ये नहीं था कि हम ये फैसला करें कि जी फला गद्दार है। सर आपका पॉइंट आ गया, जो है वो वफादार, फला कॉन्स्पिरेसी, बिल्कुल ठीक। अच्छा आप पहली बात तो ये कि जो मुसद्दक मलिक साहब ने कहा कि मैं चाहता था फांसियां देना, नहीं मैं नहीं चाहता था, आप चाहते थे, क्योंकि आप कहते थे ये फितना है, ये मुल्क दुश्मन है, ये दहशतगर्द है, ये तौहीन इस्लाम करने वाला है, ये फौज पर हमला करने वाला है। नहीं, अब मेरी भी सुन लीजिए मेरी जान, ये फौज पर हमला, अब दुख का इजहार उधर जा रहा है, लेकिन सुनिए, ये फौज पर हमला आवर है, इसका वजूद है जो तमाम मसाइल का हल, तमाम मसाइल की वजह है, ये तमाम मसाइल की वजह इनका वजूद है। और जब ये कहकर पूरा साल जहरीला और बयानियाँ चलाकर एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट को आपके वज़रा कहते हैं ये अधूरी रिपोर्ट है, अधूरी चार्जशीट है, तो फिर मेरा ये सवाल तो बनता है ना कि भाई निगरानों ने जो रिपोर्ट बनाई, बाकी सारा हमारे सामने है, वो हमें दोबारा ना बताएं और ना फ़ौज की तर्जमानी आप करें। वो हमारी भी फ़ौज है, उन पर जान कुर्बान हमारी, लेकिन वो तर्जमानी मेहरबानी ना करें या उसकी आड़ में ना कह रहे हैं कि मुसद्दक साहब को। नहीं, आप इस वक्त मुसद्दक मलिक साहब मुझे लग रहे हैं, तो आपको कह रहा हूँ मुसद्दक मलिक साहब को मेरी जुर्रत है, फेडरल मिनिस्टर हैं जनाब, को मेरी जुर्रत है, मुझे कल इस्लामाबाद भी जाना है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप ये कह रहे थे कि उड़ा दो, मार दो, गायब कर दो, ये फितने पॉइंट आ गया मुसद्दक साहब, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि असल में आपको गम ये है कि फांसियां नहीं लग रही या इनको गम ये है कि फांसी क्यों लगे ही ना, समझ नहीं आया। देखिए बात यह है, भट्टी साहब को आदत हो गई है इस बात की कि अगर कोई पसंद ना आए तो जेल में उसके पंखे उतार दो। उनको ये थोड़ी समझ आती है कि जेल की दीवार तोड़ के वहाँ पे जिम बना दो, उनको नहीं ये समझ आती। वो कह रहे हैं ये क्यों नहीं हो रहा कि आप भी पंखे नहीं उतार रहे, आप कानून के साथ साथ क्यों चल रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कर रहे कि आप लोगों के बाथरूमों के अंदर कैमरे लगा दें, आप लोगों के पंखे उतार दें। यार बड़ी सिक मेंटालिटी है भट्टी साहब, आप ये सोच भाई आप जजेस की बात कर रहे हैं, बात तो सुन लें यार, बात तो सुन लें,
बात तो सुन ले अच्छा, मैं यार। सुन ले आप तो और आज खिलाएं, आज आज और आज खिलाएं तो देसी आप और कुकर। मैं आज तो हम एक ही तरफ हैं, हम हाँ, एक सारे तरफ। कह रहे हैं हम कड़ी सजा अब तजवीज एक कर रहे हैं आप अच्छी दोनों बात है तहरीक इंसाफ के कि लिए जिनको लेकिन सुरंगी साहब ने रिपोर्ट ही होम्योपैथिक जिनको दी ये है। कह रहे हैं, ये हैं जनाब स्पीकर, वो लेकिन जनाब जनाब साहब देखिए कितनी पिंक अजीब शर्ट बात में। है कि हम कह रहे हैं कि आइन और कानून को लेकर साथ साथ चलते हैं। अभी तक वो जेल में है, जिन लोगों ने कुछ किया है, जिनके खिलाफ सबूत हैं, वो जेल में है। अब आप क्या चाहते हैं कि जेल में वो सलूक किया जाए जो इमरान खान साहब करते थे? वो तो हम नहीं कर रहे, ना करेंगे। अगर उनको मिल जाएगी अदालत से रिलीफ मिल जाएगा तो वो भी उनको दे देंगे। अगर वो आज़ाद हो जाएंगे, उन पे जुर्म नहीं आप तो साबित होगा वैसे- तो वो भी आप तो ठीक है। वैसे मुसद्दक लेकिन मुझे जिन तो आज पे आप दोनों जुर्म समझ नहीं साबित आया। हुआ है, आप जिन भी पे आप समझ एविडेंस है, वो जेल आप में तो हैं। मुसद्दक मलिक साहब कह चुके हैं, मतलब ये कह चुके हैं कि इमरान खान को मिलने वाली सारी सजाएं गलत हैं, तो फिर नहीं, यार जेल वो में ये क्यों कह रहे हैं रखना कि हम जो को रिलैक्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि इमरान खान का मैंने जो है ना तो कहा है- वो कीले ठोकी मैंने जाए, तो- तशद्दुद किया जाए, बट कामरान ये आपकी साहब। ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जो मैं क्या जिसने करूं? कुछ ये किया अच्छे है, लोग वो जेल हैं, में है मासूम ना। लोग हैं। ये तो मामला तीसरे की रहेगी। मुझे लगता है मुर्तजा साहब, मुसद्दिक साहब, भट्टी साहब पार्ट 2 होना चाहिए। इसके ऊपर मुझे समझ नहीं आ सकी कि चाह क्या रहे हैं। कल तक दीजिए इजाजत। देखिए मैं